हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और हमारा ये रिटेल का जो है आज नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग यूनिट 5 को कवर करेंगे। और ये जो यूनिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। जिन लोगों ने जेआईबी हम लोगों की क्लास से कवर किया है उनके लिए एड ऑन एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है इस चैप्टर में वो जेआईबी के मार्केटिंग मॉड्यूल से किया गया है। और मार्केटिंग मॉड्यूल में एक यूनिट है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या होता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में वो जितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्या रेलिवेंसी होती है। चलिए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम है। और कई सारे स्टूडेंट्स खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। कई लोग रिटेल के पेपर को बहुत लाइटली लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि आप रिटेल बैंकिंग कर रहे हैं तो आपको रिटेल बैंकिंग कर रहे हैं ये तो पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बैंक की क्या पॉलिसीज होती हैं, वो उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका जवाब आप थ्योरी या लिटरेचर पढ़ के नहीं गए हैं तो नहीं दे सकते आप। बहुत थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है। तो अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। और जो लोग सीआईबी में अभी अभी नए लेटेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग अभी इस टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि इसका जो सेकंड राउंड होगा, जो क्लासेस राउंड होगा, अभी तो एग्जाम टाइम में तो हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। जो क्लासेस राउंड होगा उसमें कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जिससे आप लोग इनिशिएट हो पाए अपनी स्टडी को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और आपकी स्क्रीन पर मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, जो टॉपिक हम लोगों ने आज कवर करना है। ये टॉपिक बेसिकली जो बैंकिंग प्रोडक्ट हैं उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें इस चैप्टर में कवर कराए जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आपको सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी वगैरह वगैरह सारे प्रोडक्ट तो पता लग गए कि रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन उनको डेवलप कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए कंसंट्रेट हो जाइए। ऑब्जेक्टिव में देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। हर प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल भी होती है। प्रोडक्ट लाइंस ऑफ ए बैंकर, डिपॉजिट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रेडिट प्रोडक्ट क्या होते हैं, और उसके अलावा अदर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें इसमें कवर करिए। फी बेस्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो इस टॉपिक का नाम है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पहले उन्होंने डिफाइन किया है कि प्रोडक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है। उसके बाद न्यू, और स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, और प्रोडक्ट का मैनेजमेंट और प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है। तो इस तरह से कंक्लूड होगा चैप्टर। काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन हम लोग करेंगे आज। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा क्लास बंद नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जो लोग रहना चाहते हैं क्लास में वो रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि रिटेल बैंकिंग सेक्टर इज करेक्टराइज बाय थ्री बेसिक एलिमेंट। तो अब यहाँ पर ये एक आपका क्वेश्चन आ गया है। थ्री बेसिक थ्री बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीपल चैनल्स होते हैं, और मल्टीपल कस्टमर। आपको ये ध्यान होगा कि जब से हम इसको रिटेल बैंकिंग को पढ़ें तो तीनों ही नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स थ्रू मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स को ये दिए जाते हैं। तो ये रिटेल के बारे में पूरी बात पहले से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। देयर इज ए नीड ऑफ कांस्टेंट इनोवेशन रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट है उनमें कांस्टेंट इनोवेशन करनी पड़ती है। इन्वेस्टिंग
फॉर टुमारो, ए पैराडाइम शिफ्ट। तो मैंने आपको बताया था पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि बहुत चीजें ड्रास्टिकली चेंज होना। जैसे आप लोग मैनुअल बैंक में थे, मैनुअल से कंप्यूटराइज में आए, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। कंप्यूटराइज से आप लोग सीबीएस में आए, ये दूसरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब थर्ड पैराडाइम शिफ्ट कि ब्रांच से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्लाउड में काम हो रहा है, कस्टमर बैंक नहीं आ रहा है, ये सब चीजें आएंगी उसमें आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, दिस रिक्वायर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको डिफरेंशिएट करना, दूसरों से कुछ चेंज होना चाहिए। इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, माइक्रो प्लानिंग, मार्केटिंग, प्रूडेंट प्राइसिंग, कस्टमाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, होम इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बैंकिंग, कॉस्ट रिडक्शन एंड क्रॉस सेलिंग। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं किसके लिए, रिटेल बैंकिंग के को इनोवेट करने के लिए। कंटिन्यूस इनोवेशन तभी होगी जब इन पॉइंटों पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस टॉपिक का बेसिकली नाम यही है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट इज अ फलक्रम ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग इन रिवॉल्व्स। तो पूरी रिटेल बैंकिंग जो है प्रोडक्ट पे ही, प्रोडक्ट के चारों ओर ही घूमती रहती है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन इट, एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन इट, द एड ऑन एंड द अदर वैल्यू प्रोपोजिशन। अब ये प्रोपोजिशन एक वर्ड आता है, कोई इसकी फुल फॉर्म बताएगा? आंसर बोलिए जरा, यूएसपी की फुल फॉर्म। आपने सुना होगा कि हमारे बैंक की यूएसपी ये है, बोलिए, आंसर चाहिए मुझको। यूट्यूब वाले भी आंसर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी ऋषिनाथ जी आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, लेकिन आपने जो ये सही आंसर लिखा है, मुझे जो लगता है कि कई लोग गलत आंसर देते हैं वो नीचे आ गया, देखिए। कुछ लोग यूनिक सेलिंग प्राइस बोलते हैं, कोई यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट बोलता है, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो यहाँ पर जो हम लोग ये यूएसपी का नाम लिया, तो ये प्रपोजिशन इसीलिए मेरे को याद आया, मैंने कहा आपसे जरूर शेयर कर लूँ। बहुत बार ये कई क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा फीचर जो वो डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है और प्रोडक्ट से ब्रांडिंग करता है, उसको बोलते हैं यूएसपी ऑफ माय प्रोडक्ट। ठीक है, the add-on and the other value propositions are tagged to the product to offer better value and acceptance to the product। तो जब आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होगा प्रोडक्ट में, तभी आपका बेटर वैल्यू आएगा उसमें और उसको एक्सेप्ट करने, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। द डिफरेंट डेफिनेशन प्रोडक्ट, कुछ डिफरेंट जो है डेफिनेशन है इसकी डिफरेंट। तो पहला है थियोडर लेविट, प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज combination of tangible and intangible to the potential buyer. A product is a complex cluster of value satisfaction। तो बेसिकली ये डेफिनेशन तो आपके में नहीं आएगी, लेकिन कई बार वो ये पूछता है कि ये डेफिनेशन किसकी है। मतलब ये तो नहीं पूछेगा कि थियोडर की लेविट की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चंस में इस तरह करता है कि डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, जेआईबी में भी मार्केटिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, सीआईबी में, तो एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता हो। A customer attaches value to the product in proposition। अब देखिएगा, attaches value to a product in proposition to its perceived ability to help solve his problem or meet his needs। तो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए लेता है, अपनी सेटिस्फेक्शन फुलफिल करने के लिए लेता है। तो वो ये बोले कि उसमें कुछ ऐसी वैल्यू अटैच होनी चाहिए
जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू, परसीव्ड एबिलिटी होनी चाहिए उसकी, कि उसे ये लगना चाहिए कस्टमर को कि ये मेरा काम कर देगा, मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। A bank product can be defined anything that has the capacity to provide the satisfaction, मैंने बोला था ना satisfaction एक वर्ड, use and return desired by the customer। तो क्या क्या चीजें हुई इसमें, कोई भी ऐसे सर्विसेज जो भी बैंक प्रोवाइड करता है जिसमें कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, यूज, उसको यूज कर ले, एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर, और कस्टमर को जो उसको चाहिए उसके बदले मिल जाए। दिस ब्रिंग इनटू फोकस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेलिवेंस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर साइड। द की फैक्टर रिमेन्स that if the bank product is no longer capable of satisfying customer needs and wants, the product will fade out। तो बार बार ये कंसंट्रेट कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और मार्केटिंग की टर्म में प्रोडक्ट उसी को कहते हैं जो कस्टमर की परसीव्ड एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करता है। तो अगर वो उसकी परसीव्ड एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करता है, जैसा कस्टमर ने चाहता वैसा करता है, तो उसको बोलते हैं कोई गैप नहीं है। अदरवाइज कस्टमर की जो नीड्स की परसेप्शन है वो और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसके बीच में 5 टाइप के गैप होते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रोडक्ट एंड डेवलप, तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की है, और ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है एक तरह से जो हमारा बिजनेस साइकिल था थोड़ा बहुत उससे भी रिलेट करती है। ठीक, क्या चीज़ है, प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है और ग्रोथ स्टेज में आता है और मैच्योरिटी में आता है, कुछ समय तक मैच्योरिटी में रहता है, उसके बाद उसमें डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बैंक का कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो ग्रोथ स्टेज में है आजकल। बैंक का कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो ग्रोथ स्टेज में है, आंसर कीजिए। फिर आप कहते हैं कि साहब वहां पे तो केस स्टडी आई थी तो हमसे तो हिली नहीं, क्योंकि आप माइंड को यूज ही नहीं करते, स्टडी करते समय एक्सप्लोर नहीं करते। और ये हर बैंक वाले का अलग आंसर हो सकता है, सिर्फ आपको इन्वॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, मैंने आपके माइक खोल दिए, अगर कोई देना चाहे आंसर। कोई आंसर नहीं दे रहा, आगे बढ़े। एक आंसर आया है यूट्यूब पर, नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग को यहाँ ग्रोथ स्टेज में बोल रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने बोला हर बैंकिंग के लिए अलग अलग, हर बैंक वालों के लिए अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक वालों के लिए मैच्योरिटी स्टेज में चल रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उनके लिए इंट्रोडक्शन स्टेज में चल रहा हो। तो ये बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट जो डिक्लाइन स्टेज में है, डिक्लाइन स्टेज में मैं कह सकता हूं कि आरडी आजकल डिक्लाइनिंग स्टेज में, आरडी आजकल कोई नॉर्मली नहीं कराते, आरडी की जगह जो है एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, और हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन की स्टेज है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, और फिर इसमें देखो यह एक वर्ड लिखा हुआ फोर्थ स्टेज है, विच इज एन स्टेलनेस स्टेज और सैचुरेशन स्टेज। अब ये अगर आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेसिकली जो लास्ट वाली जो स्टेज है उसी को हम लोग स्टेलनेस या सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं, जिसको हम डिक्लाइन भी बोल रहे हैं। ठीक है, सैचुरेशन हो गया। अब जब सैचुरेशन हो गया, प्रोडक्ट को डिमांड बंद हो गई है, उस कंडीशन में ये बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज में आएगा। बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, स्टेलनेस विल क्रीप इन which will result in the saturation of sales. Here
Here the business and profits stagnate. Customer develop a tendency of indifference of the product. तो कस्टमर इसमें फिर कुछ कहता है कि भाई कोई इनडिफरेंस है, ये इनडिफरेंट का मतलब एक ही सा तो है, कुछ नया तो नहीं है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 स्टेज हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोलता है sales volume will be low and revenue from the product will not be sufficient to cover the cost of producing, marketing and services. इनिशियल स्टेज में जब कोई नया प्रोडक्ट आता है उस कंडीशन में, उसमें जो आप कॉस्ट लगाते हैं, जैसे स्टेट बैंक का योनो प्रोडक्ट आया, आज लगभग 10 साल होने को है उसके। बहुत इनिशियल स्टेज में जब उसको इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें जितना एड में खर्चा जा रहा था वो कुछ वसूल नहीं हो रहा था, उसे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, ठीक है। और कस्टमर उसमें उसको ऑक्युपाई करने के लिए कुछ टाइम लेता है। ग्रोथ स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या करता है, द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट पिकअप, द प्रोडक्ट इज लाइक स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो जियो का है, जियो इस समय कौन सी स्टेज में चल रहा है? ग्रोथ, जियो मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ में ग्रोथ में अब तो है। पोर्ट कर रहा है सर। नहीं, वो कुछ लोग एनॉयड हो रहे हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अब एनॉयड तो कोई भी प्रोडक्ट होगा, कुछ लोग एनॉयड, लेकिन एंजॉय तो लोग कर रहे हैं ना, ग्रोथ स्टेज में है और वो प्रॉफिट दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो अभी जो है वो ग्रोथ स्टेज में है। थर्ड आता है मैच्योरिटी स्टेज, द मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक, बिल्कुल पीक पर है। हेयर देयर इज वाइड कस्टमर बेस विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन सेल। तो आजकल मैच्योरिटी में आने के लिए जियो वाला एक डायलॉग बोल रहा है, एक कोटेशन बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है? बोलो। वैसे बैंक वालों के साथ एक समस्या रहती है, उन्हें बैंक के अलावा कुछ और नहीं दिखता दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं होता सर इसके अलावा। हाँ। हर घर जियो, जियो फाइबर। अरे कभी जब बैंक जाते हो ना तो जरा वो ऐड जो वॉल्स होती हैं, खंबे होते हैं, मेट्रो होती है, उसमें कहीं चिपका हो तो पढ़ लिया करो जरा। हर मोहल्ले गली में ये लिखा हुआ है जहां पर जियो की सर्विस है, हर घर जियो फाइबर, ये चल रहा है आजकल। और कभी सुनने में आया था 50 करोड़ कनेक्शन शायद इसके हो चुके हैं, मतलब जियो के 50 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं शायद, ऐसा कुछ है। चलो अब लास्ट स्टेज में क्या आया, जो फोर्थ स्टेज थी, स्टेलनेस, या उसको सैचुरेशन स्टेज, या हम उसे डिक्लाइन स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर उसमें कहता है अरे ये क्या है यार, ये कुछ नया तो नहीं है। दिस विल रिजल्ट इन द फाइनल स्टेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉल्ड द डिक्लाइन स्टेज। और इन सब के बाद जो है ये जो प्रोडक्ट जो फाइनल स्टेज है इसी को हम डिक्लाइन, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेज है ये इसके नेम्स स्टेलनेस और सैचुरेशन है, और यही चीजें डिक्लाइन को इंडिकेट करती हैं। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर द कंज्यूमर ड्यू टू वेरियस रीजन और रिजल्ट इन ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट। दिस स्टेज इज नॉट अटेंडेड प्रॉपरली विल लीड टू द प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट मर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा उसको, ठीक है। दिस कैन अवॉइडेड बाय फाइन ट्यूनिंग एंड वैल्यू एडिंग टू द रिवाइटलाइज। रिवाइटल कैप्सूल खाते हैं ना लोग, विटामिन मल्टीविटामिन के लिए, दोबारा से री एनर्जाइज करना उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बैंक should aim for keeping the product in maturity stage as long as। तो बेसिकली बैंक जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अपने प्रोडक्ट को मैच्योरिटी स्टेज में रखना चाहते हैं, ठीक है।
क्योंकि वहीं पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उनको मिलता है। ठीक है। Another important point is that product life cycle is different for different product. हर एक का अलग पोजीशन पे हो सकता है, but is not always the must that product should travel through the product life cycle process. ये सीक्वेंस ये जरूरी नहीं है। Some product will have an instant death immediately after the introduction of phase. कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हैं आप लोग अपने बैंक में जो उसमें इंट्रोडक्शन में ही डेथ हो गई हो? उसकी इंट्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्ट की डेथ है, किसी और की डेथ नहीं। सोच के बताइए। चलिए, दिस में हैपन ड्यू टू द रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केटिंग रिसर्च। अब जो मार्केटिंग के लिए रिसर्च करी वो गड़बड़ हो गई। कंज्यूमर परसेप्शन, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंज्यूमर का जो परसेप्शन है उस प्रोडक्ट के लिए, अगर वही परसेप्शन कंपनी भी रख ले और वैसा ही प्रोडक्ट बना दे तो इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। और अगर वो उस तरह का नहीं बनाती हैं तो फिर वो गैप शुरू हो जाते हैं, 5 लेवल गैप। लाइक दैट इन सम केसेस देयर विल बी द इमीडिएट स्पर्ट इन द ग्रोथ। ऐसा प्रोडक्ट बता दो चलो स्पर्ट एकदम से इमीडिएटली ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया हो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। कोई है? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल ठीक है। मोबाइल बैंकिंग इस समय कौन सी स्टेज में लोगे आप? ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज में लोगे। ऐसा भी कह सकते हैं जो मोबाइल बैंकिंग के अलावा जो हम लोग ये यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई कह सकते हैं। यूपीआई भी तो फोन पे। प्रोडक्ट है फोन पे। ना? हाँ। यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग में क्या फर्क है वो बता सकते हैं? कोई बताएं यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग में क्या फर्क है? आप लोग लेक्चर को ऐसे सुन रहे हो जैसे 3rd 4th क्लास में स्टोरी सुनाई जाती है ना। आपको जो स्टोरी सुनाई जा रही है और बस आपका आज क्लास हो गया पूरा और आप घर जा रहे हैं। केस स्टडी तभी तो आप लोग अप्रोच नहीं कर पाते, आप लोग सोचते नहीं हो। हमारी बोली हुए हर वर्ड हर लाइन को प्रोसेस करने की कोशिश करो। चलो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था, याद है किसी को? मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई में डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि कई लोगों ने तो ये भी नहीं सुना होगा पूछा क्या था। मोबाइल बैंकिंग बेसिकली मोबाइल एक एप्लीकेशन है जो बैंक के इंडिविजुअल्स होते हैं, जबकि यूपीआई क्या है? यूनिवर्सल है। यूपीआई क्या है? वो किसी बैंक का नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कह लीजिए, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे आपका किसी प्राइवेट का हो, जिसमें सारे ही बैंक वाले लिंक होते हैं। ठीक है। बहुत सारे बैंक जो अभी भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग यूपीआई के थ्रू, वो सॉरी मोबाइल बैंकिंग उनका ऐप चलता है, उस ऐप में इंक्वायरी करना, बेसिक रिक्वेस्ट करना, हल्का फुल्का ट्रांसफर करना एक लिमिट तक, वो मोबाइल बैंकिंग है। ठीक है। यूपीआई में कितने अमाउंट तक का ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि आपका डिजिटल बैंकिंग का एक भी सेगमेंट है ना पेपर में, तो बता सकता है? सर 1 लाख आई थिंक। अब इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सटीक याद करके जाइएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा, नरेश भाटी जी ने आंसर दिया है यूपीआई ओनली ट्रांसफर मोबाइल बैंकिंग फंड और नॉन फंड। चलो, हाँ, तो ये आंसर सब लोगों का 1 लाख आ रहा है। इसमें मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपका आंसर फाइनल करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब में 1 लाख आंसर दे रहे हैं, आप लोग 1 लाख आंसर दे रहे हैं, कोई क्रॉस हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। और ऐसी मोबाइल बैंकिंग में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं?
अगर मैं किसी बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल से यूज करूं तो ये कौन सी बैंकिंग कहलाएगी? बोलिए। इंटरनेट बैंकिंग होगा। हाँ, उसे आप मोबाइल बैंकिंग मत बोल दीजिएगा, वो इंटरनेट बैंकिंग है। आप यूज कर रहे हो मोबाइल पर इंटरनेट चला के, ठीक है। चलो, द सक्सेस ऑफ द phases of depend upon the proper approach by the marketer towards packaging strategies, positioning strategies, so that the products stay in maturity phases for a quite a long period। बहुत लंबे समय के लिए ये सब चीजें उसे करने थे। एंड ऑक्यूपाई ए परमानेंट प्लेस इन द परसेप्चुअल नीड मैप ऑफ द कस्टमर, जो मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन क्या है। इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑब्सोलेसीन ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू द प्री मेच्योर डेथ। तो अगर आप कुछ ऐसी चीजें इग्नोर करेंगे तो फिर प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी, चाहे कितनी आप मार्केट रिसर्च कर लें। इन द केस ऑफ द कंप्यूटर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल बी वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर प्रोडक्ट हमने पहले से पढ़ लिया था। और कोर प्रोडक्ट हमारे ये सब, इसमें से कोई कोई प्रोडक्ट ये बताइए जो डिक्लाइनिंग स्टेज में है। रिकरिंग डिपॉजिट्स। हाँ ठीक है। और कैश क्रेडिट, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, कैश क्रेडिट तो चल रहा है भाई, अभी कैश क्रेडिट मैच्योरिटी स्टेज में चल रहे हैं। ड्राफ्ट अब क्या डिक्लाइनिंग स्टेज में, ड्राफ्ट की जरूरत अब बहुत कम पड़ती है, ठीक है। स्टेट बैंक का अदर इनकम में शायद 70% पैसा ड्राफ्ट बनाने पर आता था। ड्राफ्ट एक्सचेंज का भी इतना ड्राफ्ट बनता था, ठीक है, कि ब्रांच मैनेजर को यह भी कहना पड़ता था कि आज का ड्राफ्ट का कोटा कंप्लीट हो गया, कल आना। These core products are essential product and need to have the strong marketing. And these product will have a stable life in the growth stage of the product life cycle because they are indispensable for the different segment of the customer। अब ये इसलिए हमेशा ग्रोथ स्टेज में रह सकते हैं, हालांकि ये जो ड्राफ्ट है और रिकरिंग अभी जो है ग्रोथ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ ये अभी डिक्लाइनिंग स्टेज, डेथ तो नहीं हुई अभी लेकिन डिक्लाइनिंग स्टेज में। फिर भी वो बोल रहा है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर से आप इसे अलग नहीं कर सकते। अब यहां एक वर्ड आ गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है, पहला था हमारा कोर प्रोडक्ट, और इसके बारे में ये करने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। उस स्लाइड से आप थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये एक थ्योरी है, प्रोडक्ट थ्योरी है। इसमें प्रोडक्ट में ये बताया गया है कि प्रोडक्ट जो होता है उसके अपने अपने कैटेगराइजेशन क्या क्या होते हैं। एक तो पहला बोला कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मतलब है कि बेसिक जो चीज रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें वो है। आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रही है, दिख रही है? दिख रही है ना? चलो, अब कोई भी प्रोडक्ट इनमें से किसी एक स्टेज पर हो सकता है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका कोर बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका कोर बेनिफिट जरूर होगा। उसके बाद उसमें कुछ एडिशन आता है, उसके बाद उसमें कुछ और एडिशन आता है, फिर और एडिशन होता है, और फिर और एडिशन होता है। जैसे अगर हम बात करें, किसी को होटल में स्टे करना है, किसी को होटल चाहिए, तो होटल के कोर बेनिफिट क्या होते हैं? स्टे,
रिलैक्स। ठीक है, फिर बेसिक प्रोडक्ट में क्या आता है, उसके साथ एमेनिटीज। एमेनिटीज से मतलब है नहाना धोना खाना पीना भी है या नहीं है। ठीक है, बेसिक एमेनिटीज। उसके बाद एक्सपेक्टेड, कि क्या वो टॉवल और ब्लैंकेट दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और है, क्या ये होटल पूरा हाइजेनिक है या नहीं है। उसके बाद और है, क्या मुझे वो वहाँ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से रिसेप्शन देता है या नहीं देता है। ठीक है, एक देहरादून में एक होटल देखा मैंने, रमाडा, सुना होगा आपने रमाडा ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया का है शायद मेरे ख्याल से। तो रमाडा ग्रुप है, वहाँ पे जो कस्टमर बुकिंग करते हैं उनको एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन जो पिकअप फैसिलिटी है वो BMW या मर्सिडीज से है। तो ये क्या चीज है, पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, खाना पीना कपड़ा इंटरनेट वगैरह वगैरह सब। तो ये अंडरस्टैंड हुआ या नहीं है। नहीं हो गया सर, हम सब LFC जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। कि आप ये देखते हैं कि कोर कोर बेनिफिट के बिना तो प्रोडक्ट ही नहीं हुआ, उसमें जैसे जैसे एड ऑन होते जा रहे हैं तो वो जो है नेक्स्ट उसमें जाता जा रहा है। ठीक है, चलो एक और आंसर दिया था जब मैंने बोला था कि डिक्लाइन स्टेज में कौन से हैं, तो बैंकर्स चेक भी जो है यूट्यूब में आंसर दिया है कि बैंकर्स चेक भी जो है डिक्लाइन स्टेज में है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने कंटेंट पे। हाँ, तो कोर की बात समझ में आ गई। अब ऑगमेंटेड था दूसरा। ठीक है, ऑगमेंटेड के बाद क्या था, बोलिए, अब चार्ट नहीं है सामने। पोटेंशियल। इसमें इसमें चारों चीजें नहीं दे रखी क्या। इसमें 2 ही दिए हैं सर, हम्म, 2 ही दिए हैं। सर तभी तो फेल होंगे। दो दो इसमें दिए, दो नहीं दिए ना, वो पूछेगा। अरे वो पास होने की भी तो गुंजाइश रखते हैं, आप होते कहाँ है पास। सर हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, पता ही नहीं कैसा क्वेश्चन चलो आया पेपर आएगा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, मेहनत करो। अगर दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाएगा तो भी अच्छा है। और आप लोग किसी ऐसे 55 लाने हैं स्टूडेंट सर। से वो मत क्या कीजिए कि कोई बच्चा कहता ना कि मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था और मैंने तो पढ़ा भी नहीं और मेरा CI भी निकल गया। ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको। झूठ बोलते सर वो लोग तो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, CI भी जो है बिना पढ़े, मुझे सर लगता नहीं कि पीआईबी बिना पढ़े जेआईबी दोनों बिना पढ़े नहीं हो सकती सर। JI भी कुछ लोग कर लेते हैं क्योंकि वो बैंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं ना। तो वो बैंकिंग जब कर रहे होते हैं तो उस समय पर, ये देखो इसमें ही आया है सामने, लास्ट में दिया हुआ है, देखो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में दिया हुआ ना, प्रोडक्ट इवोल्यूशन वाला 5.12 पॉइंट जो है वाला, ये तो प्रोडक्ट इवोल्यूशन में यहां दिया, देखो क्या दिया इसने, जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। तो यहां पर बेसिक और कोर, ये इन दोनों को क्या नाम दे दिया इन्होंने, जनरेटिव। जेनेरिक। अच्छा एक चीज बताइए, आपने सुना होगा मेडिसिन के बारे में बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन ना, सुना है। हाँ सर, सुना है ना। जैसे मान लिया पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कोई बताइए। बोलो।
क्या लिखा मैंने? नहीं ब्रूफिन। पढ़ने में आ रहा। ब्रूफिन। ब्रूफिन। पैरासिटामोल के साथ ब्रूफिन भी चाहिए हमको, वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? क्या लिखा मैंने? लो फ्लेवर। 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 दवाइयों में भी फ्लेवर होती है, पता है आपको? पोटेंशियल प्रोडक्ट। हाँ सर। पैकेजिंग और एक और कुछ और प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड हो जाए मान लो। तो कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से ठीक है। तो बेसिकली जो कोर प्रोडक्ट है और बेसिक प्रोडक्ट है वो जेनरिक प्रोडक्ट का एग्जांपल है। फिर नीचे क्या है? अब जेनरिक प्रोडक्ट मैं इसको यहीं कवर कर लेता हूँ, बाद में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, जेनरिक प्रोडक्ट इज एज अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी लाइक राइस, व्हीट, ब्रेड वगैरह। इट इज ए कोर प्रोडक्ट, देखो यहाँ लिख दिया इसने। इन द बैंकिंग सिनेरियो सम एग्जांपल ऑफ द, तो ये सारे आपके क्या है, जेनरिक प्रोडक्ट है। और उसमें फिर बोला द प्रोडक्ट्स गेट एन आइडेंटिटी थ्रू अ नेम गिवन ए डिपॉजिट एज री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। तो अब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट है वो अपने नेम से जाना जाता है, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, टू गिव एन आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट, तो उसका नेम आ गया कुछ भी। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में देखिए क्या है, मिनिमल कस्टमर्स मिनिमल परचेज कंडीशन एंड व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। कम से कम जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो उसे मिल जाए उसमें। उसमें प्रोडक्ट तो हो गया ठीक है, लेकिन उसमें उसके साथ प्रोडक्ट के साथ एक्सपेक्टेड क्या है उसमें। तो यहां पर देखो एग्जांपल क्या दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल, सेविंग बैंक कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज टू विड्रॉ मनी एट विल एंड ऑल्सो कनेक्ट हिज चेकबुक थ्रू हिज अकाउंट एंड ऑल्सो वांट टू कीप ट्रैक ऑन हिज बैलेंस एंड अकाउंट। तो ये सेविंग बैंक के जैसे आपका एसएमएस अलर्ट आ गया, ठीक है, चेकबुक इशू हो गई। एक तो बेसिक सिंपल तो ये हुआ कि पैसे जमा कर दे और निकाल दे, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ गई उसकी, ठीक है, करंट बैलेंस मिल जाए, पासबुक मिल जाए। ऑगमेंटेड में क्या एग्जांपल देखो, is augmenting or enriching the product voluntarily. The augmented product is the result of voluntarily improvement in the value. तो कोई बताएगा सेविंग में कौन सा ऑगमेंटिंग और एनरिचिंग फीचर्स चेकबुक। मार्केट से चेकबुक। आया? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। चेकबुक नहीं है ना। एटीएम सर, एटीएम कार्ड। और कुछ और बताओ। मोबाइल बैंकिंग। बेसिक जो आपका प्रोडक्ट आईएनबी, है उसके साथ इंटरनेट बैंकिंग। मोबाइल इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस कवर। और, इंश्योरेंस कवर। हाँ, ये एक नया चीज आया है कि हम आपको सेविंग बैंक में इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट किसी भी मिलता जमाने है? में एटीएम इंटरनेट भी ऑगमेंटेड में था, ठीक है। अब तो सभी बैंक लगभग दे रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर बात करें पोटेंशियल में, तो क्या होगा पोटेंशियल में? देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेविंग बैंक के मामले में नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांच बट ऑल्सो फ्रॉम एनी देयर वन, यानी सीबीएस, ये एक्सपेक्टेड में आ गया था, ठीक है। तो जब और बैंकों ने प्रैक्टिस शुरू करी तो ये ऑगमेंटेशन में आ गया, ठीक है। पोटेंशियल प्रोडक्ट में देखिए, न्यू आइडिया, रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इन शॉर्ट पोटेंशियल इज tomorrow's product with enormous scope of improvement in the change competitive scenario। तो सेविंग बैंक में क्या पोटेंशियल आया होगा, कोई बता सकते हैं?
In the technology sensitive banking scenario, setting up computer terminal at the customer site, offering him the bank of his place हो, यानी सेविंग बैंक की सर्विस देने के लिए उसके प्लेस पे ही वो सर्विसेज मिलने लग जाए. इवॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर ए पीरियड, हाउ ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द, तो ये हमने देख लिया. तो ये हमारा क्या हमने अभी प्रोडक्ट की स्टेजेस, प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस हैं. प्रोडक्ट इवोल्यूशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट इवोल्यूशन है. ठीक है, चलो वापस चलते हैं वहां पे जहाँ पे हम रुके थे. हाँ सर डोर स्टेप बैंकिंग जो है हम्म. वो किस स्टेज में, क्योंकि इसमें दिया ऑगमेंटेड में है, पोटेंशियल प्रोडक्ट में नहीं है का? मैंने बताया कि कई सारी सर्विसेज किसी बैंक में पोटेंशियल में है, किसी बैंक में वही ऑगमेंटेड भी हो सकती है. ठीक है, अब डोर बैंकिंग प्राइवेट वाले बैंकों के लिए अब पोटेंशियल में नहीं रह गई, लेकिन अगर हम बात करें पीएसबीज की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग पोटेंशियल में है. मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सर यस सर. अच्छा, बुक में कहाँ हुआ ये? सर ऑगमेंट प्रोडक्ट में दिया हुआ, ऑगमेंटेड Augmented प्रोडक्ट में में दिया ही हुआ आप है पढ़ रहे थे एग्जाम. यस सर. डोर स्टेप ना. तो उसके 2-3 रीजन ये हो सकते हैं कि ये जो अपना ये बुक है हमारा, ये बुक हमारा 4-1 साल पुराना है. तो आजकल के टाइम पे कई सारे बैंक ये जो डोर स्टेप बैंकिंग है उसको पोटेंशियल में रहे हैं, और बल्कि कई पीएसबीज ने भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, रिलेशनशिप मैनेजर, तो उनको डोर स्टेप बैंकिंग ही दे रहे थे. ठीक, चलो तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे. अब इसमें देखो, डिकेड बैक offering of ATM card was considered a value addition to enable the customer to withdraw chargeable, but implementation of technology अब ये पीछे हो गया. तो मैंने वही बताया कि कोई भी चीज किसी भी समय पर ऑगमेंटेड हो सकती है या नहीं. जैसे गाड़ियों में एबीएस आना, ये कौन सी स्टेज है जरा बताना प्रोडक्ट की, वो कौन से टाइप का प्रोडक्ट है? 4 व्हीलर में एबीएस आना, अब फोर में हो गया ना. मेरे हिसाब से अब ये बेसिक उसमें आ जाएगा, लेकिन किसी जमाने में पोटेंशियल उसमें होगा. ठीक है, तो ये फीचर जो है जितना लेटेस्ट फीचर होगा वो पोटेंशियल में जाएगा. हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन समझ लो आप. ठीक है, अब आया प्रोडक्ट लाइंस ऑफ ए बैंकर. प्रोडक्ट लाइंस, दो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटर टू डिफरेंट सेगमेंट. देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट लाइक core product which cater all segment. Likewise, different banker market they are different product and different name, though they have common feature. तो उनके नाम अलग कर दिए लेकिन उनके फीचर एक ही होते हैं. जैसे उन्होंने किसी ने आपको वो दे दिया, हाँ एक फोन आ गया था जरा बीच में.
तो मैं ये बोला था कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बैंकर उसको डिफरेंट नेम से देता है. द इनिशिएटिव ऑफ ए बैंक टू क्रिएट रिकॉल द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग. अगर आप किसी चीज को याद कर पा रहे हैं, अगर आपने याद कर लिया तो इसका मतलब ब्रांडिंग हो रही है उस चीज की. जिसको जल्दी से पहचान पाते हैं, याद कर लेते हैं, वही ब्रांड बन जाता है. ठीक है. Branding initiative by the bank will help them to definite business through that product by developing product specific strategy, and they do not do that exercise for different product. तो ब्रांडिंग इनिशिएटिव से ही वो अपने प्रोडक्ट की पहचान लोगों तक पहुंचाते हैं. Product can be broadly classified as following: deposit product, liability product, asset product, रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट सर्विस. 3 कैटेगरी में था. तो उन्होंने 3 कैटेगरी का तीनों को बता दिया. इसमें कुछ देखना नहीं है आपको. डिपॉजिट में ये तीनों हो गए, डिमांड में कासा हो गया, करंट अकाउंट सेविंग बैंक हो गया. हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक वर्ड लिखा हुआ है कोर करंट अकाउंट, देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और बेसिक करंट अकाउंट विद चेकबुक. और सेकेंड वाले में उसने बोला हुआ इसका नाम ऑगमेंटेड करंट. देखो क्या है ऑगमेंटेड में. ऑगमेंटेड में बेसिक करंट अकाउंट प्लस वैल्यू एडिशन लाइक इंश्योरेंस आ गया उसमें. ठीक है. रेमिटेंस कंसेशन पे आ गया, ऑगमेंटेड हो गया. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू एडिशन हो गया, लाइफ नॉन लाइन इंश्योरेंस की बात आई, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया. तो ये सब चीजें हो गई. ठीक है. टर्म डिपॉजिट में बताया हुआ इसने, देखो आरडी फिक्स डिपॉजिट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट. सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ ऐसा नया नहीं है. देखो एक चीज यहाँ दिया हुआ है, फॉर कस्टमर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफर मैनी ऑपरेशनल एडवांटेज सम विच आर द. तो इसमें ये देखो ईएफटी वाला, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाला, जो आपका एनईएफटी आरटीजीएस हो गया आजकल. बेसिक ये एक आ गया. इसमें से क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल आ सकता है आपका नंबर वाइज. बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट BSBDA. जरा आप बताएंगे इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो है, इसकी क्या बेसिक की लिमिटेशंस हैं, कोई बताएंगे? बेसिक अकाउंट वाले का क्या फीचर है? क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि थोड़ा जेआईबी क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेगा. जीरो बैलेंस अकाउंट में खोले जाते हैं सर. ठीक एटीएम, है. रुपी कार्ड उसमें इशू किया जाता है. मंथली विड्रॉल 10,000 और लिमिट है सर. नहीं, वो पीएसबीडी वो स्मॉल में आ 10,000 की जाएगा. लिमिट है मंथली विड्रॉल. स्मॉल और होता है. 10,000 पीएसबीडी में नहीं है. और सर तो मतलब दोनों को मिनिमम में एक बार में सर मतलब 50,000 बैलेंस हो सकता है सर, इससे ये ज्यादा सर नहीं. बैलेंस मैं बता कभी रहा भी 50,000 हो सकता है. और 1 लाख का क्या क्राइटेरिया है? 1 लाख फाइनेंशियल ईयर में, 1 साल के अंदर 1 लाख तक के हो सकता है ट्रांजेक्शंस. डिपॉजिट यस है सर. ना. तो यस वो सर. ये चीजें हैं. तो ये फीचर आप लोग कहीं से प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा. ये देखो दोनों दिए हुए, स्मॉल अकाउंट नीचे दिया हुआ है. ये जो सर ये जितने अभी जो आपने सर फीचर डिस्कस बताए, ये जो सर डिस्कस कर रहे हैं सर, ये स्मॉल अकाउंट की कर रहे हैं. कन्फर्म ये हाँ सारी फीचर स्मॉल की है. और ठीक है. ठीक है, बीएसबीडी 1 मिनट वेट करिए जरा. आप लोग वेट करिए, मैं क्लियर करता हूँ जरा. द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट 1 लाख, ऑल विड्रॉल इन ए मंथ 10,000, बैलेंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000. ठीक है. और इसमें क्या है, डज नॉट पजेस द एनी ओवीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है अगर, तो उस कंडीशन में बोला हुआ स्मॉल अकाउंट. ठीक है. और ऊपर वाले में जो बोला हुआ है BSBDA अकाउंट सब्जेक्ट टू KYC गाइडलाइन बीइंग इश्यूड बाय टाइम टू टाइम, इसमें है will not be eligible opening any other saving bank deposit account if the customer have any existing saving bank account. He will require to close the 30 days from the date of opening of the basic saving bank. तो इसका मतलब कोई अगर उसका अकाउंट है तो उसको बंद करना पड़ेगा. और वो क्यों बंद कर रहा है? क्योंकि वो उसके पास जो चार्जेस वगैरह मिनिमम बैलेंस वाला वो नहीं दे पाता है, तो इसीलिए वो
BCBD अकाउंट खोलता है और यहाँ बोला है while there will be no limit on the number of deposit that can be made in a month, account holder will be allowed a maximum 4 withdrawal in a month. डिपॉजिट के लिए नहीं, विड्रॉल के लिए उसने बोल दिया है, इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल। ठीक है, तो वो सही, मीना जी सही कह रहे थे, तो वो स्मॉल और इन दोनों में आप क्राइटेरिया कर लेना। ठीक है, BCSBD में कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इसमें सर स्मॉल स्मॉल अकाउंट की और मैं बता दूं, इसकी कंडीशन ये है कि ये उनके लिए खोला जाता है जिनके पास में KYC नहीं है, OBD नहीं है, और 12 मंथ के लिए आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यदि विद इन 12 मंथ आपने यदि प्रूफ दे दिया कि अब मैंने अप्लाई किया हुआ है आधार या डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो नेक्स्ट 12 मंथ के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ देखो, आर वैलिड फॉर ए 12 मंथ विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर 12 मंथ, अगर आप प्रूफ देते हैं। और दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन रेमिटेंस का कोई भी पैसा स्मॉल अकाउंट में नहीं आ नहीं सकता। आएगा। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो जाएगा। स्मॉल FD अकाउंट कैन वगैरह ओनली बी ओपन CBS लिंक ब्रांचेस। ठीक है, तो अब CBS सब हो ही गई। इंटरेस्ट रेट में अब आजकल क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होता है, बैंक को लिबरलाइज कर दिया। क्या RBI ने कोई मिनिमम वो किया हुआ इसमें सेविंग बैंक में? आइडिया नहीं है सर। 1 लाख तक बैंक को यूनिफॉर्म रेट रखना होगा, 1 लाख से ऊपर वो कुछ और एंड ऑफ द डे बैलेंस अप टू कुछ और चीजें लगा सकता है इंटरेस्ट रेट में। exceeding 1 lakh, बैंक में प्रोवाइड डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये करंट अकाउंट के फीचर है, कोई कॉमन है, कुछ ज्यादा नहीं है। टर्म डिपॉजिट के फीचर इसमें कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। टर्म डिपॉजिट में TDS का रेट कोई बता सकता है क्या है? TDS सच कोई वो नहीं है सर, वैसे 10% कटता है इंटरेस्ट का। पैन कार्ड हो तो 10% और विदाउट पैन कार्ड हो तो 10% और विदाउट पैन कार्ड 20%। ठीक है, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है कि कितने अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट पे TDS करता है? 40,000। 40,000। और और 40,000 हो गया, सीनियर कोई 10 मत याद सीनियर रखना। सिटीजन के लिए 50 है शायद। 50 है हाँ। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट हो गया, जो आपका होता है ना ऑटोमेटिक, अगर 1,000 से ऊपर है तो 1,000 की TDR बना देता है, उसमें टाइम आपने जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर लेता है। फ्लेक्सी डिपॉजिट बोल दो सर उसको। फ्लेक्सी डिपॉजिट है, कोई उसको मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम बोलता है, अलग अलग नेम है। ठीक है, KYC गाइडलाइन पे बात करते हैं। देखो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका, और आपको बताऊं एक एग्जाम हुआ था, उसमें पहली बार CKYC का वर्ड आया था तो बच्चे परेशान हो गए थे, कहाँ से आया कहाँ से आया, क्योंकि रिटेल का एग्जाम देने 99% लोग बिना बुक पढ़े देने जाते हैं। उसके रीजन बताता हूँ क्यों। पहला और फर्स्ट और सेकंड पेपर जब उनका खराब हो जाता है तो हिम्मत नहीं रहती पढ़ने की। केवल रिटेल का पेपर वो पढ़ के देने आते हैं जिनके दोनों पेपर हो चुके होते हैं, या दोनों पेपर में 45 प्लस हैं और इस बार रिटेल से पास हो सकते हैं, वो लोग अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं। तो CKYC का क्वेश्चन आ गया था। तो अभी तो हम KYC की बात कर रहे हैं सामने यहाँ पे, आगे CKYC की बात करेंगे। तो KYC की पॉलिसी के 4 एलिमेंट हैं, इंक्लूडिंग फॉलोइंग 4 की एलिमेंट। ठीक है, विनोद तुम्हारे मार्क्स क्या क्या आए हैं?
सर मेरे बीएफएम में 50 हैं और एबीएम में 45। तो 55 तुम्हारा तो लाने चांस बना हुआ है अभी। हाँ सर है, इसीलिए तो थोड़ा लग रहा है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सर दिया नहीं है ना पेपर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। कोई बात नहीं, कैसा आप आ मेहनत जाएगा करिए। पेपर? जी थ्योरी सर। ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है उससे काम चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाएगा। हाँ सर। ठीक और है। सर आईआईबीएफ की और वेबसाइट पर भी बहुत सारे अपडेशंस हैं सर, करीब बहुत सारा है उसमें भी, बहुत सारे पूरी एक इसमें तो सिलेबस बहुत एक बुक बन जाएगी सर, इतना सिलेबस है। वही समझ में इन्वेस्टमेंट नहीं चलो, आ रहा कि सर कहाँ से बता पढ़ें क्या दीजिए। पढ़ें। अरे आप जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, उसके साथ स्कीम जी पढ़ लेना और आईटी प्रोडक्ट पढ़ लेना बस। ठीक है ठीक है। सर। ओके सर। और न्यूमेरिकल में मैंने बोला बॉन्ड वैल्यू, डेप्रिसिएशन और जी वर्किंग कैपिटल की लिमिट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है सर। मतलब अभी भी 5-6 लोग हमारे ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि थर्ड पेपर से उनका काम निकल सकता है ना। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करिए, है ना। और जिसका सिंगल सिंगल निकल रहा है तो वो भी निकालिए, जिसका एबीएम बीएफएम में से एक निकल चुका है तो वो भी मेहनत कर लीजिए, कम से कम एक पेपर और कम हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये 4 चीजें क्या है, केवाईसी पॉलिसी है इसमें, की एलिमेंट, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन सा है, हाई, मीडियम और लो। लो। अच्छा, इसमें जो है केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट है वो कितने कितने समय में लेना है दोबारा। हाई में 2 ईयर है सर, मीडियम में 8 ईयर और लो में है 10 ईयर। ठीक है। फिर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कैसे कस्टमर को पहचानेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या रिपोर्ट देनी पड़ती है। मोर देन 10 लाख। CTR सीटीआर रिपोर्ट। मोर देन 10 लाख का सिंगल ट्रांजेक्शन, मोर देन 10 लाख के सीक्वेंशियल स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा भी नहीं हो रहे तो भी देनी पड़ती है क्या। जो आपने आंसर बताया वो सीटीआर का बताया, एक एसटीआर होती है एक सीटीआर ना। एसटीआर अलग होती है, सीटीआर अलग होती है। एसटीआर में क्या है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, उसमें अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है कुछ। जैसे पता लगा 999 रोजाना 999 डिपॉजिट होते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है, या एक ही दिन में 999 के कई सारी एंट्री आती हैं, ये सस्पिशियस में आ जाते हैं। ठीक है। ये सीडीडी का मतलब क्या है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। बिल्कुल ठीक, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। और ड्यू डिलीजेंस का मैंने मतलब बताया था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस समय आज। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है। कागज लेने के बाद भी आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है कि इसने जो कागज दिया कहीं गलत तो नहीं है। कैसे होगा कि जैसे मान लिया कोई आपके सामने खड़ा है और वो लगता है फॉरेनर है, अफ्रीकन लग रहा है बिल्कुल प्योर, और आपको जो है एक आसपास का एड्रेस दे रहा है, तो कागज तो दे रहा है वो, लेकिन ड्यू डिलिजेंस, थोड़ा सतर्क हो जाइए, कोशिश करिए क्रॉस वेरिफिकेशन की, इसी को ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। कोई बहुत गरीब सा आदमी है, 10 करोड़ की एफडी बनाने आ गया, इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। यानी आपके होश हवास, आंख का नाक खुले, दिमाग खुला रहना चाहिए जब आप डीलिंग कर रहे हैं केवाईसी की, तो इसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। ये रिस्क में आ गया, लो मीडियम हाई हो गया। और एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको।
किसी अकाउंट में बहुत ज्यादा चंदा आ रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हम डॉक्यूमेंट की डिस्कस नहीं करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब केवल ये है कि सिंगल डॉक्यूमेंट से भी काम चलता है, जिसमें उसका आईडी और वो एड्रेस दोनों होते हैं अगर तो, फोटो। ठीक है। और अगर 50,000, ये देखो इसमें अमाउंट में कई बार वो होता है, कैश डिपॉजिट विद बैंक एक्सीडिंग 50,000 अलाउ रिक्वायर्स पेन। तो आप आल्सो रिक्वायर, आप बताओ कि 50,000 पे लेते हो या 4999 पे लेते हो या 50,001 पे लेते हो। सो 50,000 भी नहीं करने देता सर, 50,000 के नीचे ही करने देगा। लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है वो एक्सीडिंग, तो ये लिखा गलत है लिखा हुआ है 50 और अबव 50। है 50 भी नहीं करने देता सर। हाँ 49,9 का भी उससे जैसे ऊपर होता है तो वो ले लेता है ना। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इंटरनेट पे देख रहा हूँ। इसमें थ्योरी में तो मोर देन 50,000 लिखा हुआ है, थ्योरी में ना। जब इंटरनेट पे देख रहे हैं सब जगह एक्सीडिंग आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को एक्सीडिंग याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं थ्योरी का, ठीक है। तो इसको करेक्ट मान रहे हैं हम लोग, हाँ। इसमें से क्वेश्चन देखो आया था, जब मैं बता रहा था आपको कि एक बार क्वेश्चन आया था CKYC में। तो आपको ये तो पता है कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन और आफ्टर जनवरी 2017 विद सरसई इन टर्म्स, तो ये जो भी नए अकाउंट खोले जाएंगे उसमें आपको जो KYC है, उस KYC के लिए क्या बोला हुआ है, सरसई में उसका रिकॉर्ड है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जो आपका सरफेसी एक्ट में सरसई बनी है, वहां पर इसका रिकॉर्ड रहता है। KYC information sharing with the CKYC CR, the manner mentioned in the rule as required by revised KYC template prepared by the individual and legal entities। और अच्छा एक बात इसमें देखो, दो वर्ड आते हैं इसमें, एक आता है लीगल एंटिटीज, एक आता है RE का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे आंसर पूछना चाहूंगा क्या है। रेगुलेटरी एंटिटीज होता है सर इसका। रेगुलेटेड, रेगुलेटरी नहीं, रेगुलेटेड। हम्म, रेगुलेटेड एंटिटी से मतलब कौन हुआ, बैंक। और इंडिविजुअल एंड लीगल एंटिटीज कौन हुआ, जो कस्टमर है, ठीक है। और RE सेल टेक फॉलोइंग स्टेप, तो RE का मतलब जो रेगुलेटेड एंटिटी है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी है, चाहे वो शेयर मार्केट कंपनी है, वो सब लोग उसमें आएंगे, उसमें रेगुलेटेड एंटिटी में। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एज बैंड लेस देन 20, 21 से 41 और 60। तो आमतौर पर ये जो कॉलम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जितने कॉलम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से कॉलम कहे जाते हैं। मैंडेटरी कॉलम, KYC। Important details which are to be furnished by the in the KYC norms। KYC जो फॉर्म होता है उसमें ये इंफॉर्मेशन भरनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट प्रोडक्ट की बात आ गई, यानी लोन प्रोडक्ट की बात आ गई।
ये स्क्रीन पे आपको कुछ मतलब कोई ऐसा टफ सा नहीं है इसमें। अदर प्रोडक्ट में आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह सब है। बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल है, जो नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट में आ गए। एक को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल समझते हैं आप? इसका मतलब ये होता है कि सेलर और बायर, तो सेलर के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें एक्सेप्टेंस किसकी होती है? बायर की होती है। अगर उसके साथ बैंक भी उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको बोलते हैं को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। यानी केवल बायर से पे बिलीव नहीं करता, वो किसी बैंकर को भी इन्वॉल्व करता है। जो और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और समवट ये एलसी की तरह सा होता है, लेकिन एलसी थोड़ा और सिक्योर्ड फिनोमिना है। ये है अदर फी बेस्ड सर्विसेज में, जो आप लोग म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इंश्योरेंस ये सब सेल करते हैं ना, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं लोगों के, तो ये सब चीज आती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के सेल करने, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। देखो यहां पर जो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आई है, यहां थोड़ा सा आपको देखना है कि कोई भी नया जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन important area for the marketer to survive and grow. Bank marketer is not an exception. The bank marketer has to constantly watch the market, gauge the changing needs. गॉज का मतलब होता है गैप को फिल करना ऑफ द कस्टमर, कंपेयर इट विद द फीचर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, स्टेज। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इसमें सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, दो एरर आती हैं। एक होती है डू एरर, एक होती है डोंट डू एरर। समझ में आई? इसकी दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है, डू एरर और डोंट डू एरर को? आइडिया जनरेशन, ठीक है, इज द फर्स्ट पॉइंट। आइडिया को स्क्रीन करना, कॉन्सेप्ट बनाना, उसके लिए बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस करना है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, टेस्ट करना, मार्केट। ये फिफ्थ स्टेज है, फाइनल स्टेज। ठीक है, कोई बताएगा डू एरर और डोंट डू एरर कहाँ आती है, कौन से स्टेज में आती है? डू एरर और डोंट डू एरर। यूट्यूब वाले कोई आंसर दे सकते हैं तो दीजिए। सर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। आपने क्या आंसर दिया? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। बिजनेस बिजनेस एंड मार्केट। और कोई दूसरा आंसर भी दे रहे हैं, कोई बताइए। बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। नहीं। अब देखो कितना सिंपल सा आंसर नहीं दे पा रहे आप। आइडिया स्क्रीनिंग में आती है। आइडिया स्क्रीनिंग में ये जो मैंने डोंट डू लिखा है ना, इसकी जगह ड्रॉप एरर होती है। ये जो यहां मैंने ये लिखा है ड्रॉप एरर, डू एरर और ड्रॉप एरर। आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि आइडिया को जब आप स्क्रीन करते हैं, क्या इससे इसको आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा, नोकिया डबल सिम मार्केट में जल्दी से नहीं आया, कौन सी एरर है?
ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर है। किसी ने बोला होगा अरे ये आइडिया छोड़ो यार, सिंगल का ही चलेगा बढ़िया, ठीक है। और कोई डू एरर का एग्जांपल दे सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी में भी कुछ? कोडेक फिल्म सर। नहीं यार, डू एरर में थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। ये कार आई थी टाटा की, कौन सी? नैनो। नैनो। हालांकि इसमें और भी फेलियर हुए, उन्होंने आइडिया को ओके किया और काम पे चल पड़े वो, लेकिन आगे फेल हो गया ना वो, तो करने के बाद ये नहीं यार, ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यानी तो डू एरर नोकिया का ने सर मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया वो भी हाँ डू एरर हाँ, में ये आ भी है। सकता है। मतलब कोई काम आप करने के बाद फेल हो रहे हैं वो डू एरर, और कोई काम आप ना करके पछता रहे हैं वो ड्रॉप एरर है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस है आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो इस ये पे वही चीज जीआईबी उन्होंने में लाइन तो से लिख बहुत दी अच्छे से समझा है। है। जीआईबी की मार्केटिंग में तो ये बहुत अच्छे से आपने समझा है। हाँ हाँ, वीडियो आपका जेआईबी देखा है मार्केटिंग में हमने। है सारी चीजें, हाँ। क्योंकि मार्केटिंग में एक टॉपिक था प्रोडक्ट, तो जैसे प्रोडक्ट टॉपिक वहां हमने पढ़ा वही लगभग यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें कुछ हमें जो है ज्यादा नहीं, कोई अगर टेक्निकल पॉइंट आएगा तो देख लेंगे उसको। आइडिया स्क्रीनिंग में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, आइडिया स्क्रीनिंग जब होती है तो कौन सा पॉइंट, कौन सी अप्रोच होती है? वेयर देयर इज एनी फेल्ट नीड फॉर द न्यू प्रोडक्ट, क्या ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए, लोग चाहते हैं? इज इट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, क्या ये पुराने प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट है? कैन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल द न्यू प्रोडक्ट, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है नया हैंडल कर पाएगा नहीं हैंडल? इज द न्यू प्रोडक्ट और आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, कि जो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं वो हमारा पहले से प्रोडक्ट है या बिल्कुल नया टाइप का आ रहा है, ठीक है। आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, the concept of the new product are tested. The idea here is to test the product concept itself by taking the feedback from the customer about their understanding about the, तो कस्टमर पे पहुंच गए लोग अब। concept are attractive enough for them to avail when it is launched to them. This help to the marketer to understand the market response to the product concept idea. तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों पे है। बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस में आप वाइबल फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट ये चेक करेंगे आप कि भाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों भी। एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन, ये सबसे फाइनल पॉइंट है कि अब तो प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है, आप बना रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। यह है product development is the marketing of a deposit cum credit linked product by the public sector bank in the past. The bank developed a new product for working women. The new product idea came from the market as well as from the internal sources. The bank, sensing the enormous potential available to business from this segment, developed a product with the feature of saving and recurring deposit in fixed monthly installment. After 3 months, they can avail a loan of, कोई मुझे बताएगा, एक ये स्कीम आई थी अभी, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही नहीं पता, लेडीज को बेस्ड करते हुए स्कीम आई थी है। अगर वो 3 इंस्टॉलमेंट उसकी आरडी की जमा हो जाती हैं तो आप उसे ओडी दे देते हैं। बोलो मीना जी। लेडीज को नहीं सर, ये बीएसबीडी अकाउंट में है, तो बीएसबीडी है ना 6 महीने तक नहीं, यदि वो अलग खोलते चीज है, हैं, अब वो अलग चीज लेडीज अभी नहीं है सर फिर ऐसा कोई।
इसका सेल्फ हेल्प नाम ग्रुप में। शायद स्त्री शक्ति तो नहीं था? था तो ऐसा ही नाम था उसका, नारी नारी शक्ति या कुछ इसी तरह नाम था, लेकिन अब नहीं है सर। हाँ, ऐसे कुछ नाम था। हम्म। This minor irritant was immediately rectified for the both RD opening and loan sanction can take place simultaneously. There was very good market response and new product become a hit for the bank. वर्किंग वुमेन जो सेमी अर्बन रूरल ब्रांचेस एरिया में है उनके लिए है। अभी कोई प्रोडक्ट आया था, अ न्यू प्रोडक्ट वीजा लोन। तो उसमें जिसका वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी लोन दे रहे हैं उसको, क्योंकि जिसको वीजा की परमिशन आ गई उसके लिए पैसा देना है, तो ये समझ लीजिए कि वो पैसा भेजेगा आपको। कॉन्स्टेंट, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए कौन से कॉन्स्टेंट आते हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला हेट्रोजिनिटी, कस्टमर बेस डिफरेंट। तो अलग अलग कस्टमर कितने लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। विद द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इट्स पीक, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस इज वेरी फास्ट, यानी प्रोडक्ट जो खत्म होता है बहुत जल्दी आउट हो जाता है। तो नया प्रोडक्ट जैसे ही लाए तो उसमें वो किया। मैंने एक आइडिया दिया था हमारे बैंक के बहुत होनहार चीफ मैनेजर थे, उनको एक आइडिया दिया था, और वो ये बात मैं कर रहा हूँ 2001 या 2 की शायद। उसमें जो है मोबाइल लोन का एक आइडिया दिया था 10 EMI का, लेकिन उसमें इफ एंड बट करके वो वहीं रह गया। नहीं सही है। चलो, द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज इज अनदर कांस्टेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि जो डिपॉजिट के प्रोडक्ट है पहले से ही 20 तरह के प्रोडक्ट है, अब 21वां प्रोडक्ट कौन लेके आ जाए? तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग रेंज पहले से वाइड है आपकी। समटाइम द आइडिएशन स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट वुड बी अट्रैक्टिव बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द आइडिया तो अच्छा है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ फॉर न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट, स्टाफ भी कहता है साहब इतने सारी तो स्कीम चल रही, कहाँ ला रहे हो एक और नई स्कीम। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। प्रोडक्ट पॉलिसी, ये शायद लास्ट इसका पार्ट है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपका टॉपिक बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा। प्रोडक्ट पॉलिसी में क्या बोलते हैं? वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, द मार्केटर शुड डिसाइड दैट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स आर। अगेन इट्स कस्टमर बेस इज fairly very large. The product line should be based on the homogeneous need of the heterogeneous customer। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि A, B, C, D ये 4 कस्टमर है, ये इनकी कैटेगरी कौन सी दे रखी उसने? हेट्रोजीनियस। अब इन चारों की होमोजीनियस नीड बता सकते हो कोई? सेविंग बैंक अकाउंट सर। बिल्कुल, कोई भी हो, सबको सेम बैंक सैलरी अकाउंट वगैरह खोलते हैं सब लोग। हाँ। तो हेट्रोजीनियस पर्सन्स की, कस्टमर सेगमेंट की, कस्टमर बेस की होमोजीनियस नीड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और हैज टू कंसीडर डिजाइनिंग प्रोडक्ट टेलर्ड टू स्पेसिफिक कस्टमर बेस इफ सेगमेंट इज एन इम्पोर्टेंट। और अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है इंपॉर्टेंट तो उसके लिए टेलर्ड बेस, मतलब उन्हीं के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और कौन से कॉन्सेप्ट हैं इसमें? अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट लाइन आपके पास अवेलेबल है और जो नया प्रोडक्ट है उसमें अप्रेज करना। डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या इसमें चेंजेस हैं,
डिफरेंस है प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करना, पोजिशनिंग मतलब इंट्रोड्यूस करना, ब्रांड डिसीजन, डिसीजन ऑन पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 4-5 हेडिंग थे उसके बारे में बता रखा है इन्होंने। देखो ये आ गया, द डिफरेंशिएशन strategies are adopted by differentiating their feature, benefit and satisfaction level by doing some value addition to the product. For achieving this, a tool available for bank marketer is to highlight the USP of the product. USP is nothing, a unique selling proposition of the product. Unique selling proposition is the specific feature available with the particular product. Each product will have a USP and the differentiation strategy depend on the highlighting the USP of the product. तो यहाँ पर इन्होंने देखो बहुत डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो यूएसपी होती है वही उसका डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट प्लान इन द बैंक, द यूएसपी इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑन ए क्वार्टरली कंपाउंड बेसिस। ऐसी मल्टी डिपॉजिट अकाउंट में आपका विड्रॉइंग ऑफ डिपॉजिट पार्ट, मतलब एफडी में से थोड़ा सा पार्ट तोड़ के निकाल सकते हैं, ये इसकी यूएसपी है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास के साथ अपनी लाइफ के, चाहे वो बैंकिंग का हो, नॉन बैंकिंग का हो, एजुकेशन का हो, वो सारे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ। और मुझे ये शायद आइडिया नहीं था कि इस टॉपिक में हम जब आगे जाएंगे तो यूएसपी का पॉइंट इस तरह से एक्सप्लेनेशन में आएगा, तो वही मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया था और आगे इसमें आ भी गया है। तो इसलिए बातों को ध्यान से सुना कीजिए आप लोग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग बोली मैंने कि प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, तो प्रोडक्ट ले क्या है सर, एक दो दिन पहले मैं कहीं ऐड पढ़ रहा था सर, तो कहीं कोई किसी अभी प्राइवेट बैंक का है, जो न्यू प्राइवेट बैंक है ना, वो मंथली इंटरेस्ट देने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक महीना, एक क्वार्टर तक इंटरेस्ट क्यों इंतजार करते हो, आप मंथली इंटरेस्ट लो हमसे सेविंग अकाउंट में, टीडीआर एसटीडीआर में। एयू बैंक के सर, एयू फाइनेंस। हाँ अच्छा, अब एक बात सुनो, हाँ, आप क्यों नहीं देते उसे मंथली इंटरेस्ट? क्योंकि आप हाउसिंग पे तो मंथली लेता है बैंक, आपको क्यों नहीं देता? तो नहीं, कम टू अस। सेविंग बैंक में मंथली क्यों नहीं देते आप? नहीं देते सर, पता नहीं क्यों बैंक। सर मंथली तो देता है बैंक। नहीं, क्रेडिट नहीं होता सर, क्वार्टरली। क्रेडिट तो क्वार्टरली होता है। नहीं मतलब कैनरा बैंक में क्रेडिट होता है मंथली। हाँ सर, बीओबी में हर महीने में होना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप उसका अगले महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो कंपाउंडिंग नहीं करेंगे उसकी। लास्ट मंथ का जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उस अमाउंट को छोड़ के आप ब्याज देंगे उसको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मंथली क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये आपका ये क्या है, प्रोडक्ट का यूएसपी बन सकता है। हाँ ठीक है, चलो प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए मैंने बोलता अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। तो क्या बोला कि रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट डिफाइंस पोजिशनिंग एज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग आउट ए नंबर ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, द वन विच विल गेट योर मैक्सिमम सेल्स। मीन्स कि आपने प्रोडक्ट को लाया, लेकिन वो प्रोडक्ट उनके माइंड में भी, फॉर पोजिशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कस्टमर माइंड। कस्टमर के माइंड में उसका, उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। ठीक है, तो वो जो है प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहलाती है। इन्होंने पोजिशनिंग गुरु है ये जैक ट्रॉट, नॉट एज व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट बट व्हाट यू डू टू द माइंड। मतलब प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, दिमाग में कितना डालते हो आप, वो प्रोडक्ट है। ये आया था अनफिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी बहुत सुना था मैंने, अनफिक्स्ड डिपॉजिट। अब लोग सोचने लगे कि क्या चीज है भाई, है ना।
अब मैं भी है ना बोलने लग गया ना किसी की तरह। हाँ हाँ। कौन बोलता है ना? बोलो। बताइए सर आप ही। अड्डा 24। अच्छा। कौन बोलता बताओ। देखा नहीं सर मैंने कभी उनका। अच्छा, परवीन सर बोलते हैं, है ना? है ना? शुभचिंतक है सर आपके। हाँ, शुभचिंतक तो हैं, बड़ी शुभ शुभ चिंता करी उन्होंने मेरे बारे में। चीफ मार्केटिंग एक थी सर है। एकदम। चीफ हाँ मार्केटिंग। तो पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ उन्होंने। चलो इधर देखो। अ पब्लिक सेक्टर बैंक हैज ब्रांडेड वन ऑफ देयर क्रेडिट प्रोडक्ट पुष्पक, अ स्कीम ऑफ परचेजिंग कार, शुभ ग्रह, लोन। तो ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया ये वाला। हाँ, पहले का क्वेश्चन आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी कोई आंसर नहीं देना आप। डी सर। डी है सर। ऑल ऑफ। बी मतलब लास्ट। यस सर। ऑल थ्री सर। ऑल थ्री। चलो तो एक बार हम भी बात कर लेते हैं। तो आप बोले तीनों ठीक है। तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। कस्टमर आर डिफरेंट, कस्टमर नीड्स आर डिफरेंट, कस्टमर परसेप्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर डिफरेंट, ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ नीड फॉर द फाइनेंशियल सर्विस। तो ठीक हो गया तीनों चीजें। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। अब देखो इसने किस तरह क्वेश्चन बना दिया। इसने सारे फीचर यहीं दे दिया और किसी में गड़बड़ कर दी होगी। तो क्या बोलता है यहाँ पे, कौन से करेक्ट है? इन इंट्रोडक्शन स्टेज द प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम विल बी लो, revenue from the product will not be sufficient to cover product cost marketing। तो पहला तो सही है। सही है सर ये ग्रोथ भी। स्टेज विद द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल द सेल्स वॉल्यूम रिमेन्स स्टैग्नेंट। ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। तो मोर ग्रोथ नहीं आती है तो दो गलत है ना। क्योंकि इसमें क्या, ग्रोथ में स्टैग्नेशन अरे होगा क्या? सॉरी दो एक से एक रॉन्ग। मिनट, हाँ ये स्टैग्नेंट लिखा हुआ, सॉरी सॉरी दोनों सॉरी, गलत। सेकंड गलत है सर। ये स्टैग्नेंट है। हाँ, स्टैग्नेंट का मतलब रुक जाती है। मैच्योरिटी पे तो रुक जाता यहाँ है। पे ग्रोथ वाले में चलती रहती है। तो ये वाला जो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा है मैच्योरिटी स्टेज द मोर ग्रोथ है, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कंपोनेंट इंक्लूड्स, बताइए। ऑल ऑफ द अबव सर। डी सभी है ना। देखो जेनरिक में कोर, कोर के साथ मैंने एक वर्ड और लिखा बताया दिखाया था आपको चार्ट में, बेसिक। बेसिक, ये ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड एडिंग एडिशनल फीचर, augmented adding value and addition to the future, the potential product, futuristic, future in anticipation, fourth वाला। Which one of the following product is not a retail asset? टर्म लोन्स। टर्म डिपॉजिट। अरे रिटेल एसेट बोल रहा है। टर्म डिपॉजिट। हाँ, टर्म लोन नहीं, टर्म डिपॉजिट। ये डिपॉजिट है और ये एसेट है। डिपॉजिट लायबिलिटी आती है। हाँ, डिपॉजिट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक हो गया हमारा। और अगला कल का जो है, कल के टॉपिक में हाउसिंग लोन, मॉर्टगेज टाइप के लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल 3 क्लासेस हैं हमारी, और जिनका गुंजाइश बना हुआ है ना अभी, वो लोग मेहनत कर लीजिए भाई। ठीक है, मेहनत करिए, क्या पता 6 महीना बच जाए आपका। ठीक है,
कल का टाइमिंग सर? कल का टाइमिंग पहला क्लास तो 10 साढ़े 10 बजे होगा, दूसरा क्लास इवनिंग में है 6 पे, तीसरा क्लास वही नाइट में होगा। ठीक है, ओके सर। तो अपना पढ़ाई करिए जो भी होता है, कल मिलते हैं। यूनिट ठीक है, 17 सर, यूनिट 17 एक बार करा दीजिएगा, वो समझ में आना ही आ रहा है ठीक से। 17 कौन सा है यूनिट? सिक्योरिटाइजेशन। हाँ वो तो कराना है मैंने, सिक्योरिटाइजेशन कराऊंगा मैं, उसमें से 7-8 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वो रिकवरी से बेस्ड है ना, हाँ इसलिए जरूर कराऊंगा मैं। चलो, इसमें यूट्यूब में एक आंसर दिया है, वोडाफोन जो है डू एरर है, जरा बताओ तो कैसे है डू एरर? आइडिया के साथ टाई अप करके